गुड मॉर्निंग एवरीवन। सृजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हूं। पिछले 2-3 दिनों में एक गैप जरूर हुआ, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए आज सोचा कि संडे को ही आपको एक वीडियो अपलोड कर दिया जाए ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। क्वेश्चंस आप लोग लगा रहे होंगे, जिस स्ट्रेटजीज के साथ हमने कहा एक्सप्लेनेशन पर ध्यान रखिए, थोड़ा दायरा को बढ़ा दीजिए, उस पर फोकस रखिए। हालांकि अब फेस्टिव सीजन भी आपका शुरू है, बहुत कई त्यौहार आपके सामने हैं, तो थोड़ा सा आपकी पढ़ाई बाधित जरूर होगी, वो भी जरूरी है, लेकिन उसके बाद पुनः उसी जोश के साथ वापसी करिए। थोड़ी बहुत पढ़ाई वैसे घर पर भी होती रहनी चाहिए। तो हम लोग पिछले सीरीज में एंशिएंट हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में थे, जिसको वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक एज कहते हैं, वैदिक सभ्यता, और उसका समय जो है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच का है। वैदिक साहित्य से उसकी जानकारी होती है, इन सबकी चर्चा हुई थी और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने लगाए थे। आज उसी में हम लोग फिर आगे बढ़ा जाए थोड़ा, और कुछ और क्वेश्चंस को देख लिया जाए। संभवतः यह भी 3 पार्ट में आपका रहेगा, तो आज आपका सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट के बाद अमूमन वैदिक युग में सभी अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते रहते हैं प्रायः, उतने में आपके सभी कवर हो जाएंगे, तो 2 चैप्टर आपके तैयार हो जाएंगे। तो सीधे सीधे हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जहां तक हम लोग लगा चुके हैं, इसकी चर्चा हमने पिछली बार आपको समझाने में किया हुआ था, तो सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? What was the main occupation of ऋग्वैदिक आर्यंस? चर्चा हो चुकी है। जब आपको हमने समझाया था तो उसमें बताया था कि देखिए, इतिहास में थोड़ा सा फिर हम बता दे रहे हैं, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो जो 4 प्रमुख पिलर्स कह लीजिए, 4 प्रमुख स्तंभ कह लीजिए, वो क्या क्या है जो हमको पढ़ना होता है इतिहास में? वो है राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन या उनका इतिहास, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो और रिलीजियस। और हमने उसमें आपको पढ़ाते समय बात बताई थी कि राजनैतिक जीवन में हमने कहा था कि जब हम लोग ऋग्वैदिक काल में थे और या हम लोग उत्तर वैदिक काल में थे, तो कैसे चेंजेज हुए थे। तो हमने बताया था राजनीतिक जीवन में क्या था, लोग कबीलों में रहते थे, जिसे जन कहा जाता था। जन शब्द ऋग्वेद में 275 बार आया भी है। क्वेश्चन ये भी होता है आगे आए तो उसे जन कहते थे, और कबीलाई जीवन था, खाना बदोश, नोमैडिक, खाना बदोश जीवन था, जन में रहते थे। और इनका जो आर्थिक हमने बताया था, वो हमने आपको पीछे बताया था, इनका आर्थिक जीवन में मुख्य क्या था, वो था पशुपालन। ऐसा नहीं कि कृषि बिल्कुल नहीं था, लेकिन मुख्य नहीं था, बहुत शुरुआती अवस्था में था। एक ही अनाज का बस बार बार उल्लेख मिलता है, वो है यव। ये भी क्वेश्चन खूब आता है, आगे आना भी चाहिए, जौ के लिए बोलते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन ही था। वैसे हमने आपको सामाजिक जीवन में बताया था कि जब हम लोग ऋग्वैदिक काल में थे, मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास में, सब संदौर क्षेत्र में, तो इनका सामाजिक जीवन, इनका 2 बार, पहली बार इनका विभाजन वर्ण के आधार पर हुआ था, लेकिन हमने इन शॉर्ट आपको बता दिया था कि अगर हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात करें तो हमने कहा था कि चारों वर्ण का उल्लेख, पीछे क्वेश्चन भी आया है, पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। लेकिन यहां जो विभाजन हुआ था वो प्रोफेशन या काम के आधार पर हुआ था, कर्म के आधार पर हुआ था। ठीक, अगर हम लोग धार्मिक जीवन की बात करें तो क्या है कि इस काल में लोग यज्ञ करते थे, बलि देते थे, बहुदेववाद, मतलब बहुत से देवताओं की पूजा करते थे, और उसके पीछे की सोच क्या था, दर्शन क्या था, तो वो था भौतिकवादी, मतलब कुछ पाने के लिए। जैसे हम आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, दर्शन करने जाएं, पूजा करने जाएं, भगवान से कहें कि भगवान मेरा ये एग्जाम निकल जाए, हमारी ये नौकरी लग जाए,
कुछ इस तरह की सोच, मतलब उनका यही सोच था कि हमारे पशु सुरक्षित रहे, पुत्र की प्राप्ति हो, युद्ध में जीत जाएं। तो कुछ भौतिकवादी बात थी। तो अगर हम धार्मिक जीवन में बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि यज्ञ था, बलि, पशु बलि खासतौर से, बहुदेववाद, और अगर हम कहें तो भौतिक अप्रोच, मतलब मेटलिस्टिक थे, भौतिक सोच। ये हम बहुत गहराई तक भी चले जा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। पहले ग्रीक वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो था पशुपालन। बात तो खत्म हो गई, लेकिन और भी चीजें आ जाए, थोड़ा सा अगर हम और अंदर जाए आपको अच्छा लगेगा। लोग खानाबदोश क्यों थे, घुमक्कड़ क्यों थे, यहां वहां क्यों जाते थे? एक्चुअली में कृषि नहीं था अभी। तो कृषि न होने से उनको भूमि के महत्व से बहुत परिचित नहीं थे, उनको भूमि से बहुत अटैचमेंट नहीं था। इसलिए आज यहां तो कल यहां, फिर कहीं और, जहां उनको अपनी सुविधाएं मिल जाए वहां वो चले जाते थे। और क्यों उत्तर वैदिक काल में वो स्थिर हो गए, स्टेबल हो गए? क्यों? क्योंकि वही चीज बदल गया, यहां पर कृषि आ गया। जब कृषि आ गया तो उनको भूमि का महत्व समझ में आ गया, और जब भूमि का महत्व समझ में आ गया तो वही आर्य जो अभी ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास में खानाबदोश थे, अब वो स्टेबल हो गए। क्यों? क्योंकि उनको भूमि की जरूरत थी। तो जो जन जिस क्षेत्र में रुक गया, कहा कि ये मेरा एरिया है। इसलिए हमने पिछले लेक्चर में आपसे कहा भी था कि अब अच्छा और आगे जाएं आप, शायद यहां तक आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन एक समझ बना लीजिए। और आगे जाएं तो यहां पे जो राजा होगा वो अपने कबीले का मुखिया होगा, क्योंकि कबीलाई जीवन था। किसी क्षेत्र का तो राजा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्षेत्र की बात ही नहीं थी, भूमि का कोई महत्व ही नहीं था। तो यहाँ का जो राजा है वो अपने कबीले का एक मुखिया है। लेकिन यहाँ जो राजा होगा अब, तो अब एक क्षेत्र का राजा होगा। क्यों? क्योंकि कृषि आ गई। कृषि आ गई तो भूमि का महत्व हो गया, और वही कबीला, वही जन किसी न किसी क्षेत्र में रुका और उसको कहा कि ये मेरा है, और उसी से क्या कहलाया? वही जन से क्या बन गया? जनपद। तो अगर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो जन से जनपद बन गया, ढेर सारे जनपद बन गए होंगे। और एक चीज हमने और बताई कि इसी समय लोहे की भी खोज हो गई, इसी समय जनपद का निर्माण भी हुआ, राजा एक क्षेत्र का राजा कहलाने लगा, अब घुमक्कड़ नहीं है। तो इस तरह की जो बदलाव हुए उत्तर वैदिक काल में, तब ढेर सारे जनपद बने। अब हम लोग अगले जब चैप्टर में जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मान लीजिए यहां पे युद्ध क्यों होगा वो भी जान जाइए। यहां पे युद्ध होगा पशुओं के लिए, लेकिन यहां युद्ध क्यों होगा? भूमि के लिए। यहां पशु की महत्ता है, यहां भूमि की महत्ता है। अब ढेर सारे जनपद होंगे, तो अगर ढेर सारे जनपद हैं, भूमि की सबको बचेगी कि हमको चाहिए, सबको आवश्यकता बढ़ेगी। हर मजबूत जनपद चाहेगा कि बगल बगल जनपद को जीत लिया जाए। तो एक जनपद जब आसपास के जनपदों को जीतेगा तो ऐसा क्या होगा कि कई जनपद मिलकर के एक बड़ा आकार लेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में आप जब जाएंगे प्री मोर में, तो आप देखिएगा महाजनपद काल इसको बोलते हैं हम लोग, तो 16 महाजनपद आ जाएंगे। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, ये 16 महाजनपद बन गए। इसमें हमने एक नाम लिया मगध। वो होड़ तो रुकेगी नहीं विस्तार की, तो इन्हीं महाजनपदों में मगध जो है वो सबको लीड करेगा। और जब मगध लीड करेगा तो क्या होगा कि मगध अन्य महाजनपदों को अब जीतना शुरू करेगा और एक साम्राज्य का निर्माण होगा। अर्थात एंशियंट हिस्ट्री में सत्ता का केंद्र निश्चित हो गया। मगध सत्ता का केंद्र बनेगा। जैसे हम आज कहें दिल्ली है, वैसे उस समय मगध था। मिडल में भी आप दिल्ली और आगरा देखेंगे, मगध सत्ता का केंद्र बनेगा। और उसी मगध से आप देखेंगे कि फिर पूरा धीरे 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 एक विस्तार होगा और विशाल भारत का निर्माण होगा मगध पर ही। और फिर वहीं से फिर हर्यंक वंश से शुरुआत होगी, राजवंश से। और आप देखेंगे हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, मौर्यों के बाद शुंग वंश, कर्ण वंश। तो अभी कुछ हमारे पास रिक्वेस्ट ऐसे आए हैं बाई फोन भी और दूसरे माध्यम से भी। तो लोगों ने एक रिक्वेस्ट डाला कि सर अगर नहीं भी पढ़ा रहे हैं तो अगर पूरी एंशियंट हिस्ट्री को एक बार में ब्रीफ कर देते तो हम लोग को जगह जगह पे भी समझने में आवश्यकता नहीं होगी। तो हम बहुत जल्दी आपको, छुट्टी से पहले का तो वादा हम नहीं करेंगे, मैं भी संभव हुआ तो आपको पूरी एंशियंट हिस्ट्री का एक लेक्चर हम दे देंगे कल परसों में। अदरवाइज छुट्टी के बाद श्योर है, दीपावली के जस्ट बाद जो जब भी खुलता है तो हम निश्चित तौर पे पहले आपको हम पूरी एंशियंट हिस्ट्री को ब्रीफ कर देंगे। सब चैप्टर पढ़ाएंगे नहीं, बट पूरी एंशियंट हिस्ट्री की एक साथ समझ दे देंगे। जैसे ये हमने अभी इसी को बताया, हम इसको पूरा जोड़ करके लास्ट तक बता देंगे कि कहां क्या हुआ। तो आपको क्वेश्चन लगाते समय और अच्छा लगेगा। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन सीधे कभी नहीं लगाया जाता। हम भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि आप बिना पढ़े फिर वो रटने वाली बात हो जाएगी।
फिर भी हम कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेन कर दें, आसपास की चीजों को बता दें, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा उसको पढ़े रहिए, तब वो ज्यादा कारगर होगा आपके लिए क्वेश्चन लगाना। तो कम से कम उस चैप्टर की एक समझ होनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को, एक दिन पूरे मिडवल को भी, एक दिन पूरे मॉडर्न को भी हम एक एक दिन में ही ब्रीफ कर देंगे, पूरा एक कहानी आपके दिमाग में बैठ जाए। तो खैर यहां पर तो वही जन से जनपद बन गया, पशुपालन के साथ साथ कृषि भी आ गया। हमने कहा था कि सामाजिक जीवन पहले, हालांकि पहला विभाजन वर्ण के आधार पर हुआ था, आर्य और अनार्य। जो गौर वर्ण के थे, जो गोरे थे वो आर्य, और जो श्याम वर्ण के थे वो अनार्य। लेकिन बाद में पुनः सामाजिक विभाजन हुआ कर्म के आधार पर, मतलब जो जैसा कार्य करेगा वो उस वर्ण का कहलाएगा। यहां से टफ क्वेश्चन आप पीसीएस या यूपीएससी में देखेंगे। हमने कहा आपसे ना, जगह वही होता है। अब वो टफ क्या है, कॉन्सेप्ट है क्या, हल्का सा बता देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने ही दायरे में रहा जाए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कर्म के आधार पर है। अब एक व्यक्ति मान लीजिए अपने जीवन के प्रारंभिक समय में वो युद्ध आदि का काम कर रहा है, कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई आदमी है तो युद्ध का कार्य कर रहा है, तो उस कर्म के आधार पर वो क्षत्रिय कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए 10 साल बाद उसने पूजा पाठ करना या पढ़ने पढ़ाने का काम शुरू कर दिया, तो वही व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा। अब इसी पर क्वेश्चन आया हुआ है कि दे दिया कि ऋग्वैदिक काल में एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में कई वर्ण का हो सकता है। एक स्टेटमेंट दे दिया, सही है या गलत? या दे दे कि ऋग्वैदिक काल में एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग हो सकते हैं, सही है या गलत? ये यूपीएससी क्वेश्चन है, जगह देखिए वही है, बस थोड़ा और आपको अंदर उतरना था। मतलब नदी में कहें आप जब तैराक हैं तो और गहराई में जाना है, तो आप कितने एक्सपर्ट हैं वही गहराई बताती है आपकी, कितने गहराई में तैर सकते हैं। तो जैसे जैसे एग्जाम बड़े होंगे वैसे 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 डेप्थ बढ़ेगी। अब जैसे हमने कहा कि एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग हो सकते थे, सही है या गलत? सही है। क्यों सही है? क्योंकि मान लीजिए एक ही परिवार में पिता कुछ कार्य कर रहा है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए, कर्म या प्रोफेशन। क्योंकि जब इस पर तय हो रहा है तो एक ही परिवार में अगर पिता पूजा पाठ कर रहा है तो वो ब्राह्मण है, लड़का अगर युद्ध कर रहा है तो क्षत्रिय। तो एक ही व्यक्ति भी कई वर्ण का अपने जीवन में हो सकता है और एक परिवार में भी कई वर्ण के हो सकते हैं। लेकिन यही चीज जब आप यहां आएंगे तो उलट जाएगा, फिर ये वही फैक्ट यहां पे गलत है। अब ये समझने की बात है। तो वैसे इतना आपके लिए नहीं है, तो थोड़ा सा हमसे नहीं रहा गया, हमने बता दिया, हम लोग आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पे वही बात आएगी, आप देखिएगा। अब चूंकि जन्म के आधार पर है तो अगर पिता क्षत्रिय तो लड़का भी क्षत्रिय है, कर्म से मतलब ही नहीं है। फिर एक ही परिवार में सभी लोग क्षत्रिय हो गए, जैसे आज भी मान लीजिए व्यवस्था है। यही आगे फिर जाति की ओर ले जाएगा आपको, क्योंकि धीरे धीरे नियम कठोर होंगे, खान पान के नियम कठोर हो जाएंगे, विवाह के नियम कठोर हो जाएंगे। एक ही वर्ण में विवाह के बाद धीरे धीरे जातिगत, तो फिर जाति आने लगेगा, फिर अस्पष्टता नहीं है, अस्पष्टता भी आने लगेगा। तो व्यवस्था बनी अच्छी थी, बाद में थोड़ी बिगड़ गई। वैसे यहां पर है, लोग यज्ञ कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं, बहुदेववाद जैसे है, सोच भौतिकवादी है, कुछ पाने के लिए पूजा कर रहे हैं। यहां पे अध्यात्म की बात आ जाएगी, यहां पे एक देव की बात आ जाएगी। यहां पर यज्ञ की निंदा की जाएगी। आपने पीछे क्वेश्चन क्या लगाया, यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया मुंडक उपनिषद में। इसका क्या मतलब हुआ? वो कह रहे हैं एक टूटी हुई नौका, एक ब्रोकन बोट नदी नहीं पार करा सकती, वैसे ही यज्ञ हमको मोक्ष मुक्ति, संसार से मोक्ष मुक्ति नहीं दिला सकता। मतलब यज्ञ को इंपॉर्टेंस को घटा दिया, जहां यहां बहुत इंपॉर्टेंस था। ठीक, इसका मतलब यहां वो यज्ञ को या बलि को वो महत्व नहीं था शुरू में। हालांकि पहले पढ़ा और पढ़ा कर्मकांड, लेकिन बाद में आते आते दर्शन और अध्यात्म की बात होने लगी। यही वजह है कि क्वेश्चन आपको आता है कि कहां पर दार्शनिक और आध्यात्मिक बातें हैं। वो वेद और ब्राह्मण में नहीं है, वो अरण्यक में है, और उसकी पराकाष्ठा जो कह सकते हैं, चरम जो कह सकते हैं, वो उपनिषद में है। तो ये एक कॉन्सेप्ट वाला है जो थोड़ा बड़े एग्जाम में इस तरह से पढ़ाई करनी पड़ती है। वन एग्जाम से चूंकि ज्यादातर फैक्चुअल्स आते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा डेप्थ में नहीं जाते, फिर भी एक समझ आप बना लेते हैं तो एक अच्छी बात है। तो खैर इसका आपका आंसर हो जाएगा पशुपालन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो सीधे सीधे इसके आप आंसर पे आ जाए, वो है सामवेद। सामवेद में पहली बार संगीत की विषय चर्चा है। ऋग्वेद में क्या है, थोड़ा सा ये भी जान जाइए। तो ऋग्वेद में वो सूक्त हैं जिनको कि यज्ञ के समय उसका पाठ किया जाता है। यजुर्वेद में उसके नियम आदि, हवन के नियम आदि हैं। और उपनिषदों में बता दिया अभी कि दार्शनिक और आध्यात्मिक बातें हैं उसमें। सामवेद में संगीत से संबंधित बातें हैं, संगीत की विशेष चर्चा है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पुराणों की संख्या बिल्कुल फैक्चुअल, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। तो पुराणों की संख्या
18 है, आपका आंसर हो जाएगा ए। जैसे आपने उपनिषद देखा था कि सामान्यतः लोग 108 उपनिषद बताते हैं, हालांकि है 200 के आसपास, उसमें भी थोड़ा और अंदर जाएंगे तो है कि इसमें से 10 उपनिषद पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, कमेंट लिखा, वो और इंपॉर्टेंट उनको माना जाता है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्रेय, ऐत्रेय, छंदोग्य और वेदारण्यक, ये 10 पर शंकराचार्य ने, लेकिन ये थोड़ा पीछे पे चले जाइए, आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द आया है? अब ऋग्वेद में बहुत से देवता हैं, पुरुष देवता भी हैं और देवियां भी हैं, अदिति, उषा, अरणि, सरस्वती, ये देवियां हैं। लेकिन प्रमुख देवताओं में देखा जाए तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द आया? तो इसका आंसर ले लीजिए। तो उसका आंसर है आपका इंद्र। अब इंद्र पर बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, हो सकता है आपको इस सीरीज में भी कुछ और क्वेश्चन आ भी जाए, लेकिन इंद्र से बहुत से क्वेश्चन है। जैसे इंद्र जो है वो सर्व प्रमुख देवता है ऋग्वैदिक आर्यों के, मतलब सर्व प्रमुख, इनके लिए 250 सूक्त है। ये सर्व प्रमुख है, मतलब पहले नंबर पर। ध्यान दीजिएगा, कम से कम हायरार्की में, वहां भी हायरार्की है, तो कम से कम हायरार्की में पहले नंबर पर ये दो जरूर ध्यान रखिएगा, इंद्र, और दूसरे नंबर पर अग्नि। उनके लिए 200 सूक्त है। तो जब से ज्यादा जिसके लिए सूक्त दिखाई पड़ा उससे हो गया कि सबसे पायदान में कह सकते हैं रैंकिंग में पहले नंबर पर है। तो इंद्र सर्व प्रमुख देवता थे, 250 सूक्त थे। ये बादलों के देवता थे, ये युद्ध के देवता थे, ये किलों को नष्ट करने वाले थे, यही है पुरंदर। पुर मतलब होता है किला, तो किलों को नष्ट करने वाले। इसका मतलब इंद्र पर अगर जब भी आए तो आपको 3-4 क्वेश्चन कवर कर जाइए। अब आगे आएगा भी, लेकिन हो गया आपका काम यहीं पर। ऋग्वैदिक आर्यों के सर्व प्रमुख देवता, 250 सूक्त, युद्ध के देवता, बादलों के देवता, किलों को नष्ट करने वाले देवता, दास और दस्युओं को भी ये नष्ट करने वाले, इनको दस्युन भी कहते हैं इसलिए, तो खैर वो ज्यादा टफ हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया इंद्र। अग्नि हमने बता ही दिया, 200 सूक्त हैं, चर्चा आगे कर देंगे, क्वेश्चन आएगा हमें। सोम की चर्चा हो चुकी है, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम एक पौधा था जो मुजवन पर्वत श्रेणी पे पाया जाता था। और वरुण की भी चर्चा हो चुकी है, 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। वरुण जो थे वो नैतिकता के देवता थे, ऋत के देवता थे, और मनुष्य को उसके पापों के लिए दंडित करते थे। तो ये सब चर्चा शायद पीछे आई भी है, आगे शायद फिर क्वेश्चन आ भी जाए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्तो मां शब्दगमय कहां से लिया गया है? तो अस्तो मां शब्दगमय सबसे पहले आंसर ही जान जाइए, इसका आंसर होगा ऋग्वेद। हालांकि उपनिषदों में भी इसकी चर्चा है, उपनिषद में भी इसकी चर्चा है, बट चूंकि यहां ऑप्शन में चारों वेद के नाम दिए हैं, तो ऋग्वेद में अस्तो मां सदगमय का मतलब हुआ कि अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर चलने की बात है, अस्तो मां सदगमय। तो इसका आंसर हो गया ऋग्वेद, और कोई यहां से जानने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। पहले दिन इसको भी हमने बताया था आपको, लेकिन आप थोड़ी सी उसकी समझ भी बता देंगे हम। अथर्ववेद इसका आंसर होगा। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो आंसर तो आपका हो गया डी, क्लियर है। सभा, समिति और विदत एक्चुअली में ऋग्वैदिक आर्यों की 3 प्रमुख संस्थाएं थी, सभा, समिति और विदत। सभी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम आज कहें ना लोकसभा, राज्यसभा, ये उनकी राजनीतिक संस्था कर लीजिए उस समय की। आज हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है ना, तो वैसे ही समझ लीजिए कि वो उन लोग की, उनके राजनीतिक जीवन का ढांचा जो है, तो उसमें अगर हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में तो पढ़ते हैं कि भाई उनकी 3 राजनीतिक संस्थाएं थी, सभा, समिति और विदत। समिति ही राजा का चुनाव करती थी, हालांकि धीरे धीरे राजपद आनुवंशिक होने लगा, फिर भी जनता का अंकुश था। राजा का राज्याभिषेक भले होता था, लेकिन वो रत्नी पूजा भी करता था। तो फिलहाल समिति ही राजा का चुनाव करती थी, ये आम लोगों की संस्था थी, जैसे आज के हिसाब से कह लें कि लोकसभा जैसा कह लीजिए। लेकिन सभा जो थी वो वरिष्ठ लोगों की संस्था थी, उच्च लोगों की संस्था थी, जैसे आज राज्यसभा कह लीजिए, कुछ कुछ कह सकते हैं। और विदत जो था एक्चुअली में यही सबसे प्राचीन थी,
कभी कभी क्वेश्चन आता है, सबसे प्राचीन यही संस्था है आर्यों की, और यही जो था वो लूट के धन का बंटवारा करती थी। तो हम लोग तीनों जान गए, सभा समिति। अब कह रहा है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां, ये बोल रहा है। अब ऋग्वैदिक काल में इन संस्थाओं को कह रहा है कि प्रजापति भगवान की दो पुत्रियां हैं। इसका अर्थ है, अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो इसका अर्थ है, जैसे अथर्ववेद में कहा गया है परीक्षित को मृत्यु, राजा परीक्षित है उनको मृत्यु लोक मध्य पृथ्वी का देवता कहा गया है। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम जो दो राजनीतिक संस्थाएं हैं उन्हें हम भगवान की दो पुत्रियों के रूप में बता रहे हैं, इसका मतलब उन संस्थाओं में कहीं ना कहीं हम धार्मिक तत्व की बात कर रहे हैं, उसकी पवित्रता की बात कर रहे हैं। जैसे एक सीन आपको याद होगा कि जब बहुत बहुत लोगों ने पहले भी किया है, नहीं किया मैं नहीं मालूम, जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब पहली बार जब चुनाव जीतकर जब गए थे, जब लोकसभा में प्रवेश कर रहे थे, तो उन्होंने नीचे चढ़ छुआ पृथ्वी वहां पे सीढ़ियों का, फिर वहां पहुंचे। मतलब वो लोकसभा को या संसद को वह पवित्र स्थान के रूप में दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि वहां पे कानून बनते हैं और उन्हीं कानूनों से देश का शासन प्रशासन चलना है, उन्हीं से व्यवस्थाएं चलनी है। तो अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं ये भाव बता रहा है कि उस समय की जो सभा और समिति दो राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन्हें कहीं ना कहीं भगवान से उसकी साम्यता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रजापति को दो पुत्रियां हैं, कहीं ना कहीं उसकी पवित्रता की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं उसको धार्मिक से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिर वैसे हमने आपसे कहा कि परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता, वो भी अथर्ववेद में। अच्छा, जब भी हम अथर्ववेद कह रहे हैं इसका मतलब ये बाद वाला वेद हुआ, ऋग्वेद से ऋग्वैदिक काल, बचा हुआ के लिए उत्तर वैदिक काल की जानकारी होती है। इट मींस ये सब उत्तर वैदिक काल की विशेषता मानी जाएगी। इसका मतलब कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते कहीं न कहीं हमारी राजनीतिक संस्थाओं में भी, राजा में भी देवता के प्रतीक के रूप में कहीं ना कहीं महत्व मिलने लगा था। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहने लगे, कहीं ना कहीं उसका महत्व दिखाई पड़ रहा है, जो शायद ऋग्वैदिक काल में उतना नहीं था या नहीं के बराबर था। तो उसका एक भाव है। लेकिन फैक्चुअल जब आप आएंगे कि भाई सर सीधे हमको तो एग्जाम देना है, अभी तो सर निचले लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं, सीधी सीधी बात है कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहां कहा गया है, सीधे अथर्ववेद में। या परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहां कहा गया है, सीधे सीधे अथर्ववेद में। थोड़ा सा हम ज्यादा बता दे रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन बड़े हल्के हैं, तो बहुत जल्दी न खत्म हो जाए आपके सीरीज, तो इसलिए हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो आंसर इसका लगा कि नहीं? हाँ, इसका आंसर लगा लीजिए आप लोग, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था। अभी हमने देखिए बता दिया, एकदम समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन सा है? वो है आपका विदत। जस्ट अभी आपने सबसे प्राचीन, आप सभा जान ही रहे हैं, समिति जान ही रहे हैं, विदत भी जान गए, परिषद थी नहीं, कोई छोड़ दीजिए इसको। तो सभा, समिति और विदत तीन संस्थाएं थी और सबसे प्राचीन कौन था? वो था विदत। तो हमको लगता है कि जो समय हमने पीछे दे दिया वो समय यहां आपका बच गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। वैदिक युग में यव, अभी हमने शायद कहा था आपसे जब हमने बताया कि उत्तर वैदिक काल में कृषि ठीक से आ गया, बट यव का उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल से ही। तो यव मुख्य रूप से किसके लिए आया है? वो जौ के लिए आया और इसी का बार बार चर्चा है। तो सीधे सीधे इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर होगा जौ। यौ शब्द जो है वो जौ के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चावल के लिए व्रीहि शब्द आया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ गया, ठीक है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बिल्कुल समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जौ आई गया आपका, तो सीधा सीधा आप इसका आंसर हो गया ए, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी पीछे बता चुके हैं। अब देखिए यही फायदा है, आपने पीछे थोड़ा समय दिया, हमने लगा कि इतना लंबा कैसे, दो दो तीन तीन बार में खत्म हो रहा है वैदिक काल। तो हाना तो वीडियो आपका 15 से 20 मिनट का है, 25 पहला वाला ज्यादा थोड़ा रहा होगा, अब तो 15 से 20 मिनट का होगा। तो लेकिन उसमें आप सभी चीजें पढ़ जाया करते हैं। तो ये भी चर्चा में आ चुकी है कि सबसे पवित्र नदी किसे मानते थे। तो हमने आपसे बताया था सर्व प्रमुख नदी तो सिंधु है, लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन सी है? वो सरस्वती है। चर्चा पीछे हुई भी है, केवल आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के समान के साथ तीन प्रमुख, मतलब एक रचना है जिसमें नारी को
द्यूत और मदिरा मतलब जुआ और मदिरा वाइन के साथ उसकी चर्चा की गई है। तो द्यूत भी एक बुरी चीज है, हालांकि द्यूत क्रीड़ा थी, मनोरंजन के साधन भी आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कि संगीत और द्यूत, रथों की दौड़, ठीक, जिसी से बाद में वाजपेयी यज्ञ की बात आप विकास हुआ, तो द्यूत भी था। और उस द्यूत और मदिरा के साथ स्त्री को, ये इसका भी अर्थ है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी क्योंकि वहां पे सब कुछ अच्छा अच्छा बताया गया, लेकिन थोड़ी बहुत जरूर गिरावट आई होगी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में और उसके भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्त्रियों की स्थिति में समाज में उनकी गिरावट आती चली जाएगी। तो थोड़ी बहुत वो गिरावट की ओर संकेत कर रहा है कि मतलब स्त्री को कहां मदिरा और सुरा और पासा मतलब गैम्बलिंग मतलब जुआ और मदिरा के समकक्ष रख रहा है, जो खराब चीजें हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्त्रियों की स्थिति में, कहते हैं ना साहित्य समाज का दर्पण होता है, जो लिखा है कहीं ना कहीं उस समय के समाज को बता रहा है। वो इसकी चर्चा जो है वो मैत्राणी संहिता में है। मैत्राणी संहिता में ही लिखा हुआ है कि स्त्री को द्यूत और मदिरा की श्रेणी में वहां पे चर्चा की गई है। उसी को उन्होंने, द्यूत मतलब वही हो गया पासा और मदिरा मतलब वही सुरा, उसकी चर्चा की गई। सोम और सुरा दोनों की ही चर्चा है। तो सोम को तो पवित्र माना गया है, लेकिन सुरा की निंदा की गई। हालांकि दोनों का पान करते थे ऋग्वैदिकार, तो सोम रस हो गया, वो पवित्र था, लेकिन सुरा की निंदा की गई है, उसको न लेने का ही उस समय व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसकी चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 16 संस्कार बोलते हैं, सीधे आंसर ही है। हालांकि यहां पे क्वेश्चन आवश्यकता नहीं थी इसकी। तो 16 संस्कार गर्भाधान से लेकर के और अंतिम संस्कार तक, यहां से लेकर तो कुछ चर्चा संभव नहीं है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जातकर्म, ऐसे करते हुए आगे तक अंतिम संस्कार, फिर तो कभी इसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे, यहां पे आवश्यकता नहीं है। तो कुल 16 संस्कार होते थे। सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऋग्वेद में अघन्य, पीछे चर्चा आ चुका है। गाय एक सबसे प्रमुख और पवित्र पशु माना जाता था और इसका वध नहीं किया था। अघन्य मतलब जिसकी हत्या ना की जाए, गाय की, तो इसलिए गाय के लिए अघन्य शब्द आया हुआ है। तो आपका जो आंसर हो गया वो तो गाय हो गया। और गाय एक महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख पशु था, पहले भी हमने चर्चा किया है। इसी गाय के लिए ज्यादातर युद्ध भी हो जाता था, इसीलिए गवेषणा मतलब गाय की खोज, किसी गाय खो गई, खोजने में निकल पड़े, समझ लीजिए गवेषणा शब्द जो है वो युद्ध का पर्याय बन गया कि मतलब गाय की खोज में अगर गए हैं तो युद्ध हो जाएगा। तो ऋग्वैदिक काल में हमने अभी बताया भी आपसे, युद्ध किस लिए होता था? पशुओं के लिए होता था। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में युद्ध ज्यादातर किस लिए हो रहा है? वो भूमि के लिए हो रहा है। जब जनपद का निर्माण हो गया, जब राजा एक क्षेत्र का राजा हो गया। ऋग्वैदिक काल में राजा किसी क्षेत्र का राजा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में राजा अपने कबीले का मुखिया था। राजा भी कह सकते ठीक है, लेकिन कबीले का है, कबीला यहां है तो यहां उसका मुखिया है, कबीला कहीं और चला गया तो वहां मुखिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र के देवता थे? हालांकि ये भी पीछे चर्चा हो चुकी है, इंद्र की बात हो ही गई है, अश्विन की बात अभी आएगी, ये देवताओं के वैद्य हुआ करते थे। मित्र जो है सूर्य का एक रूप है, सूर्य की उपासना 5 रूपों में होती थी। हमने चर्चा भी किया था कि गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है, लेकिन अंदर जाए तो सवित्री को समर्पित है, वो जो 5 रूप है उनके, ठीक है। तो मित्र उसी में से एक रूप हो गया। लेकिन इसका जो आंसर आपका होगा कि कौन मूलतः जल या समुद्र के देवता थे, तो वो थे वरुण। ध्यान दीजिएगा, बादलों के देवता थोड़ा सा है, लेकिन वो बारीकी को समझ लीजिएगा। अगर बादलों के देवता है तो वो इंद्र है, लेकिन जल या समुद्र के देवता है तो वो वरुण है, ठीक। तो वरुण की लगभग लगभग सभी बातें आपके उसमें आ गई कि 7वें मंडल में उल्लेख है। ऋत अर्थात नैतिकता के देवता थे ये, और पापों के लिए पनिशमेंट देते थे, और ये जल या समुद्र के भी देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसका 250 सूक्त में कोई समय देने की आवश्यकता नहीं है? आप अभी जस्ट डिटेल में पढ़े हैं, सीधे आंसर लगाइए। इंद्र। इंद्र के बारे में पूरा बता दिया कि वो किस किस, उनकी खासियत क्या थी, 4-5 पॉइंट्स क्या बन सकते हैं, सब पीछे लिख दिया। सीधे सीधे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका, अभी हमने कहा था गाय की बड़ी महत्ता थी, और उसका प्रयोग कहीं ना कहीं विनिमय में भी उसका इस्तेमाल किया जाता था।
ठीक है, एक्सचेंज में, लेन देन में। तो इसलिए गाय ही इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। कहीं कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली करना है। टेबल 1 और टेबल 2 में सूची 1 सूची 2 दिया गया हुआ है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। इसमें आपको टैली करना है। देख लीजिए, ऐसा है कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं, उन चारों का पाठ करने वाला जो पुरोहित या ब्राह्मण जो होता था, वो ब्राह्मण ग्रंथ मत सोचिएगा। एक तो ब्राह्मण ग्रंथ हो गया हर वेद का, जैसे हमने कहा कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तांडय, जैमिनी और षड्विंश। अथर्ववेद का अथर और गुपत या गुपत, ठीक, वो ब्राह्मण ग्रंथ है। लेकिन हर वेद का जो पाठ करता था वो पुरोहित, इसलिए पुरोहित वर्ड यूज कर रहे हैं, ब्राह्मण भी कहते हैं, वो ब्राह्मण व्यक्ति कह सकते हैं। तो वो पुरोहित होता था, उसके लिए एक शब्द आया हुआ है, वही शब्द यहां दिया हुआ है, उसी को आपको मिलाना है। तो ऋग्वेद का जो होता था उसको होता या होत्री बोलते थे, ये दिया हुआ है आपका। यजुर्वेद का जो होता था उसको अध्वर्यु बोलते थे। सामवेद का जो होता था उसको उद्गाता बोलते थे। और अथर्ववेद के लिए ब्रह्मा का भी इस्तेमाल कर लेते थे। तो आप मिलाएंगे तो 4 3 1 और 2, तो 4 3 1 2 आपका आंसर हो जाएगा बी। अलग से भी याद होना चाहिए क्योंकि ये सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है। ऋग्वैदिक ब्राह्मण या ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहते थे? सीधे आंसर में होगा होता, सब दिया होगा, आपको होता या होते लगाना है। तो ये सिंगल भी आ सकता है, हमने इसलिए इसको लिस्ट में या टैली करने में बना दिया कि एक साथ आपके 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहां मिलती है? इसका आंसर आपका हो जाएगा जाबालोपनिषद। इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है। 4 आश्रम आपके वही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हालांकि पहले 3 आश्रम का ही उल्लेख है और पहले इसकी चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में ही आता है। तो उसका आंसर हो जाएगा जाबालोपनिषद। नेक्स्ट है आपका, दशराज युद्ध में भरत जन के पुरोहित थे। पीछे भी चर्चा हम कर चुके हैं, अब आज जरा थोड़ा सा बता ही देना पड़ेगा। दशराज युद्ध क्या क्यों हुआ था, ये पूछता है। किसके किसके बीच हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था? तो छोटी सी बात है, लाइन अब आज जान जाइए आप। वो क्या है कि दशराज युद्ध ये भरत जन के राजा सुदास थे। भरत जन मतलब कबीला भाई, तो भरत जन के राजा थे, उनका नाम था सुदास। एक तरफ थे और दूसरी तरफ 10 जन थे। और ठीक, हुआ क्या था, अब इसमें भी डेप्थ में जाएंगे हम, जाएंगे नहीं, लेकिन आप और अंदर भी है। इसमें 10 में 5 आर्य जन है, अनु, यदु, द्रह्यु, पुरु और तुर्वस। और 5 आर्यतर जनजातियां हैं, पख्त, बलानस, अलिम, बिशानिन और शिव। लेकिन अभी आपके एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है वो हम सब बता रहे हैं। नंबर 1, दशराज युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो भरत जन के राजा सुदास और 10 अन्य लोगों के बीच में। 10 में 5 आर्य जन है और 5 आर्यतर जनजाति है। ये 10 लोग मिलकर के लड़े। क्यों लड़े? तो हुआ क्या, सुदास के पुरोहित हुआ करते थे, उनका नाम था विश्वामित्र। तो सुदास ने क्या किया, इन्होंने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर की जगह, शॉर्ट कर दे रहे हैं हम, वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना दिया। मतलब सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना दिया। इससे विश्वामित्र नाराज हो गए और इन्हीं विश्वामित्र ने 10 कबीलों को, 10 लोगों को इकट्ठा किया, 10 जनों को, और इनसे युद्ध लड़ा। हालांकि उसके बाद भी हार गए, सुदास की ही विजय हुई। तो युद्ध का कारण भी मालूम हो गया, दोनों तरफ कौन कौन लोग थे ये हो गया। और पीछे आप पढ़ चुके हैं कि यह युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो यह युद्ध लड़ा गया था परुष्णी
अर्थात रावी नदी के किनारे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आना है। हम इसको इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ये आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आगे वाले एग्जाम्स देंगे तो ये आएगा। कम से कम 5 आर्यजन तो आएंगे, अणु, यदु, द्रहयु, पुरु और तुर्वस, ये तो आएंगे आपके, इंपॉर्टेंट है आगे के एग्जाम के लिए। वो भी हम वनडे में नहीं बोल रहे हैं आपके एग्जाम में, इसलिए हमने लिखा ही नहीं है। आप इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। तो दशराज युद्ध क्यों हुआ था, किसकी विजय हुई, किस नदी के किनारे हुआ था, और सुदास के विरुद्ध में कौन कौन लोग थे, तो वो सब आप जान गए यहां पर, यही महत्वपूर्ण है। तो आज इतना ही, 20 क्वेश्चन आपके हो गए। एक लास्ट और रखेंगे और उसमें आपका फिर पूरा हो जाएगा। आपको आवश्यकता बस यही है, इसको आप एक बार तो आप सामने से मान लीजिए, ठीक है वीडियो देख रहे हैं, फिर बार बार 2-3 बार आप केवल सुन लें, जब भी आप रेस्ट मूड में भी हैं केवल आप सुन लीजिए। तो आपको 2-3-4 बार हम आपको बार बार यही कहेंगे। हमारे छात्र हमेशा पूछते हैं सर बहुत कठिन लगता है इतिहास, तो कोई भी चीज का एक ही मंत्र है, नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन, और कोई मंत्र नहीं है। एक बार नहीं 20 बार क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे, सब दिमाग में बैठ जाएगा। आप ये कभी मत सोचिए कि आज ही हम शुरू करके रट जाएं, आज ही मामला खत्म हो जाए, भले 4 घंटा लगे, नहीं। आप एक बार बढ़िया समझ के आज लगाइए, 2-3-4 दिन बाद फिर एक बार लगाइए, फिर 2-4-5 दिन बाद फिर एक बार उसको पीछे पकड़िए। मतलब कि आपकी पढ़ाई का 2 हिस्सा हो गया। एक हिस्सा क्या कि एक तो डेली का डेली जो आज हमने पढ़ा ही, लेकिन एक हिस्सा पीछे का रिवीजन भी है। तो जो आप टाइम टेबल सेट करते हैं अपना है, तो उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटे का रिवीजन का रखा करिए, कि जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, पॉलिटी खत्म हो गई आपकी, अब आप हिस्ट्री कर रहे हैं, तो एक तो करंट चल रहा है, हिस्ट्री आप डेली पढ़ रहे हैं, पढ़ते भी जा रहे हैं, बट एक समय रिवीजन का भी लगाइए कि पॉलिटी भी हम पहले चैप्टर से पढ़ते हुए आते हुए फिर हिस्ट्री पे आने लगे हम। अब फिर जब आगे तक बराबर में आ गए, फिर पॉलिटी से पीछे शुरू किया, पीछे आ गए, तब तक हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो आप पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी वाली शुरू हो गया। फिर आप पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं रिवीजन वाले टाइम टेबल में, टाइम में मतलब, फिर हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपका साइंस लग गया, आ गया साइंस अपना पढ़ाई करने लगे, फिर पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो एक रिवीजन का समय, आप सोचिए कितनी बार करंट के साथ साथ पीछे कीजिए, और इसको आप नहीं करते हैं तो जब आप लंबे समय बाद उठाएंगे तो उतना ही मेहनत फिर लगेगा जितना आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। किसी चीज को जितना जल्दी रिकॉल कर लेंगे, मान लीजिए आप 5-7 दिन, जैसे आप 5 दिन में दोबारा रिवीजन कर लिया, दोबारा आप 10 दिन में करेंगे तो चलेगा, फिर आप 15 दिन में करेंगे फिर चलेगा, लेकिन रिवीजन करते रहें। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमेशा एक स्ट्रेटजी होती है कि हमको 4 घंटा पढ़ रहे हैं हम, तो हम 3 घंटा अपना डेली रूटीन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो 1 घंटा हम रिवीजन जरूर कर रहे हैं जो पीछे हम फिनिश कर चुके हैं। और एक और नई बात बता दें आपको हम, खास तौर से पीसीएस और आरओ जिनका एग्जाम अभी होने वाला दिसंबर में, जो संभावित है, उनके लिए भी हम लोग दीपावली के बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो आपका डिस्क्रिप्शन में आपका सब पीछे आपको मिल जाएगा, उसका डिटेल, उसका लिंक मिल जाएगा उस ऐप का। तो आप इसमें आके उसको आप उसको डाउनलोड कर लें और देख लें कि क्या शेड्यूल है। तो जो ही वो आपका पेपर शुरू होगा, जैसे मान लीजिए हमने 8 तारीख को पहला पेपर ले लिया हिस्ट्री का ही, फिर 10 तारीख को दूसरा ले लिया, तो जो ही वो शुरू होगा उसी के 1 सप्ताह बाद से फिर उन पेपर को जो आप सॉल्व कर चुके होंगे, आपको तुरंत आपकी मार्किंग हो जाएगी, नंबर भी आपको मिल जाएगा, आपकी रैंकिंग भी आपको तुरंत उसी में मिल जाएगी उस ऐप पर जिस पर आप दे रहे होंगे। इसको बिल्कुल मिस मत करिए। उसका भी हम एक ऐड, बल्कि अभी आपको हम एक बनवाकर यूट्यूब पर डलवा देते हैं, वो लिंक भी हो, वो लोगो भी दिखाई पड़ जाए। लोगो तो सृजन का आप लोग बार बार डेली देख ही रहे हैं, येलो कलर का जो है, वही ऐप डाउनलोड करिए और उसके बाद तो उसमें क्वेश्चंस जो आएंगे आपको 2 घंटे का 150 क्वेश्चन रहेगा, उसको सॉल्व करिए और उसके बाद फिर लगातार सभी पेपर्स का विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम आपको एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे वो पूरा हो जाए। यूपीपीसीएस प्री के लिए जो अभी होने वाला है, और बाद में आरओ उसमें हम 2-3 पेपर में हिंदी भी जोड़ देंगे ताकि उनका भी काम हो जाए पीसीएस एग्जाम के बाद। तो अभी हम लोगों ने 15 पेपर का एक सेट तैयार कर लिया है और उसका जो शेड्यूल है तो दीपावली के बाद से रहेगा। पेपर आप सॉल्व करेंगे अपने ऐप पर ऑनलाइन, और उसके कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पीछे जो पेपर हो चुके होंगे उसका विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर एक अलग सीरीज सिविल वाले भी शुरू कर दी जाएगी, पीसीएस और आईएएस वाली। तो उसमें आपको पहले हम वहीं से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने जो पेपर बनाया है, जैसे हिस्ट्री के 2 पेपर कर दिया है, एक में है आपका एंशिएंट मिडिवल, फिर एक में है मॉडर्न है। तो जो बड़े हैं उनको 2 भाग में कर दिया है और जो छोटे उनको एक। तो शुरू में तो पहले सेक्शन वाइज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, कोशिश करेंगे करंट भी हो जाए, अदरवाइज सबको साथ में कर लेंगे। फिर इसके बाद फिर कंबाइंड कर देंगे जैसे एग्जाम में आता है। तो सेक्शनल भी तैयारी आपकी अपनी चेक हो गई और किस सेक्शन में कमजोर है वो समझ में आ जाएगा, और फिर इकट्ठा कंबाइंड में भी आपकी बात हो जाएगी। तो
इस पर आप जरूर ध्यान रखिएगा, उसका बहुत लाभ मिलेगा। और बिल्कुल वैसे ही आप देखेंगे यूपी पीसीएस में 60% या फिर 65% के आसपास में कट ऑफ आपका प्री निकल जाता है। सेम वैसा ही है, अगर मेरे पेपर में आप माइनस मार्किंग के बाद अगर 90 प्लस हैं या 95 प्लस हैं तो बिल्कुल श्योर रहिए आपका प्री निकलेगा। जो आप यहां कर रहे हैं मेरे पेपर में वही आपको वहां दिखाई पड़ेगा ओरिजिनल जब आप पेपर देने जाएंगे, क्योंकि हम वही स्टैंडर्ड रखे हैं, थोड़ा उससे अच्छा ही रखे हैं। और पेपर में कोशिश किया है कि थोड़ा ज्यादा आपके सिलेबस को कवर किया जाए। जब सेक्शनल होगा, जब हिस्ट्री हो तो फैक्ट्स आपके या जो भी कॉन्सेप्ट है ज्यादा कवर हो जाए, मैक्सिमम आपका रिवीजन हो जाए। फिर जब कंबाइंड पेपर होगा, जैसा एग्जाम में आता है 150 क्वेश्चन वाला, जिसमें सब कुछ रहेगा, तब वो पेपर नुमा जैसे आपके एक मॉक टेस्ट जैसा कह लीजिए वैसा रहेगा। इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। और खुद ही नहीं, हम आपसे फिर कहेंगे कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्लास समझ में आ रहा है, इसको एंजॉय कर रहे हैं, आपको जल्दी याद हो जा रहा है, हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट जो लोग बार बार कहते हैं, हम तो कहते हैं बिल्कुल साइंटिफिक है। अगर हम अभी आपको एक क्लास देंगे एंशिएंट हिस्ट्री का, आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि तो बिल्कुल एक बार समझ जाते थे, कितना आसान हो जाता, ये रटना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता। तो जब आपको अच्छा लग रहा है, लाइक भी करिए, शेयर करेंगे, तो निश्चित तौर से इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। एक आपको भी मोटिवेट होते हैं तो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं, तो उससे फायदा होगा और दूसरों को और अन्य आपके मित्रों को या अन्य लोगों को उसका फायदा भी मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग पेपर्स दें, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठाएं तो अच्छी बात होगी। तो उसका लिंक वगैरह आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आपको, और फिर भी एक पेज पर हम इसको डाल भी देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको कल भी मिलेगा ही, अभी तो परसों तक खुला ही रहेगा। तो मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।